नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। दोस्तों, आज का जो पेपर प्रैक्टिस सेट है वो उत्तराखंड इसमें जीके मैंने आपको दे रहा हूँ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक क्वेश्चन का मैंने नीचे से एक्सप्लेन कर रखा है और वो आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसे सीख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप लोग ले सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। क्वेश्चन शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्य में एसटी की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 73.9%, 74.4%, 64.2% या 84.2%। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, 73.9% राज्य में एसटी की साक्षरता दर है। ठीक है, अब देखते हैं एसटी की साक्षरता दर क्या है। 73.9% तो इनकी टोटल साक्षरता दर हो गई। पुरुष साक्षरता दर 83.8% और महिला साक्षरता दर कितनी है? 82.5%। आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। पूरा बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोगों के लिए ये स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अब देखते हैं कि राज्य में एसटी जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक किस राज्य में है। तो आप पहला है उधम सिंह नगर में है, यूएस नगर यानी उधम सिंह नगर जिले में सर्वाधिक एसटी की जनसंख्या है। उसके बाद देहरादून और तीसरे नंबर पे आता है पिथौरागढ़। न्यूनतम जो एसटी जनसंख्या है वो रुद्रप्रयाग में है सबसे कम, फिर टिहरी में है और तीसरे नंबर पर अल्मोड़ा। तो ये था पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, आवाज़ भी एक जगह है किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शन 1 है मंगलेश डबराल, 2 है शेखर जोशी, 3 है राजेश जोशी, 4 है शैलेश मटियानी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मंगलेश डबराल। तो मंगलेश डबराल जी के बारे में जानते हैं। मंगलेश डबराल जी का जन्म 1948 ईस्वी में टिहरी में होता है। सन 2000 में इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिलता है और जो उनकी रचना थी हम जो देखते हैं के लिए इन्हें क्या मिलता है? साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिलता है। उनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं, पहाड़ का लालटेन, घर का रास्ता, आवाज़ भी एक जगह है, यात्रा वृत्तांत है उनका कुछ, एक बार आयो आप, इनका एक यात्रा वृत्तांत था। और गद्य संग्रह इनका जो सबसे महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट मैंने लिखा हुआ है, लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन। ये इनकी क्या है? मंगलेश डबराल जी की ये क्या है? गद्य संग्रह। बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नवाजत खां किस मुगल शासक का सेनापति था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को शेयर करते रहिए। नवाजत क्वेश्चन नंबर 3 है, नवाजत खां किस मुगल शासक का सेनापति था? ऑप्शन है नंबर 1 औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, बाबर। तो राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां के बारे में देखते हैं कि शाहजहां का कार्यकाल 1627 से 1658 ईस्वी तक रहा। इनका जन्म लाहौर में हुआ था। शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था शाहजहां का जन्म। शाहजहां की माता का नाम था जगत गोसाई। क्या नाम था माता का? नाम जगत गोसाई। और यह जगत गोसाई एक हिंदू राजा अर्थात तो मारवाड़ के जो राजा थे उनका नाम था उदय सिंह। उदय सिंह की पुत्री थी कौन सी? जगत गोसाई। और जगत गोसाई का बेटा कौन हुआ था? शाहजहां। ठीक है, शाहजहां का विवाह हुआ था अर्जमंद बानो बेगम से और इसी अर्जमंद बानो बेगम को इतिहास में हम मुमताज़ महल के नाम से जानते हैं। और शाहजहां ने इनकी मृत्यु के बाद क्या बनाया था? ताजमहल का निर्माण करवाया था। देखते हैं शाहजहां का जब राज्याभिषेक हुआ तो उनके राज्याभिषेक में उन्होंने अपने महिपति शाह को बुलाया था और महिपति शाह ने उनके राज्याभिषेक में शामिल होने के लिए मना कर दिया था। और इसीलिए हो सकता है कि एक इतिहास में महिपति शाह को एक नाम पड़ा है, उनका वो नाम है अक्कड़ राजा, यानी अक्कड़ या अक्खड़ राजा। इन महिपति शाह का नाम पड़ा है। तो इन्होंने शाहजहां के राज्याभिषेक में आने से मना कर दिया था। अब इन जो महिपति शाह है इनके बारे में पढ़ते हैं कि जो इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य किया था वो कार्य था रोटी सूची प्रथा। क्या काम था? रोटी सूची प्रथा इन्होंने आरंभ की थी। इसके बारे में बड़ी रोचक कहानी है। कहानी यह है कि अगर उस समय की जो पंवार वंश के समय की बात करें तो उत्तराखंड की सामाजिक स्थिति ऐसी थी कि खाना जो राज परिवार को, राजशाही परिवार को या फिर सेना को जो खाना बनाते थे वो बनाते थे सरोला ब्राह्मण। कौन बनाते थे? सरोला ब्राह्मण खाना बनाते थे। जब वो महिपति शाह के कार्यकाल में तिब्बत
वहाँ तिब्बत की तरफ से लुटेरे आते थे और वो उत्तराखंड को लूट के भाग जाते थे। तो महपति शाह ने तिब्बत के जो लुटेरे थे इनसे बचने के लिए इन पर आक्रमण किया, लगभग 3 बार इन पर आक्रमण किया। आक्रमण के दौरान जब ये लोग हिमालयी क्षेत्रों में यानी ऊंचे बर्फीले इलाकों में तिब्बत वासियों को भगाने, वहाँ के लुटेरों को भगाने के लिए जाते थे, तो होता क्या था कि वहाँ पे खाना बनाने की दिक्कत अब आने लग गई। क्योंकि जब सरोला ब्राह्मण जब खाना बनाते थे तो उनको धोती पहनना पड़ता था, अर्थात नंगे बदन धोती लपेटनी पड़ती थी अपने बदन पे। अब होगा क्या, ठंडे इलाकों में कब तक ये नंगे बदन खाना बनाएंगे, ऐसा संभव होता नहीं है। तो हुआ क्या कि सरोला ब्राह्मणों की मृत्यु होने लग गई। अब एक बड़ा संकट आ गया कि सेना को खाना कौन बनाएगा। तब महपति शाह ने क्या नियम निकाला कि जो रोटी सूची मीन्स शुद्ध, तो रोटी को शुद्ध माना जाए और इसको बनाने के लिए किसी ब्राह्मण की आवश्यकता ना हो, अर्थात कोई सैनिक भी रोटी बना सकते थे। तो रोटी सूची प्रथा अर्थात इसका जो मेन उद्देश्य क्या था कि खाना बनाने की दिक्कत ना हो पर्वतीय इलाकों में, है ना, ठंडे इलाकों में। तो अब इन्हें कपड़े नहीं उतारने पड़ते थे और ये सरोला ब्राह्मणों के अलावा भी लोग रोटी बना सकते थे। ठीक है, अब देखते हैं कि जो सेनापति महपति शाह के सेनापति थे वो माधो सिंह भंडारी, रिखुला लोधी, बनवारी लाल और बनवारी लाल थे। ठीक है, बनवारी लाल मौला राम का क्या था, वंशज था। बनवारी लाल मौला राम के वंशज थे और मौला राम के वंशज होंगे तो निश्चित रूप से माधो सिंह महपति शाह से क्या होगा, इनका लगा होगा। और महपति शाह से लगा होगा तो इन्होंने महपति शाह को, ये गलत लिखा है यहाँ पे, महपति शाह को इन्होंने महाभुज दंड कहा था। किसने कहा था? महपति शाह को। मौला राम ने महपति शाह को कहा था महाप्रचंड भुज दंड की उपाधि दी थी। महपति शाह को गर्व भंजक भी कहते हैं, गर्व भंजक बोलते हैं इसे। और जो माधो सिंह भंडारी है उनका नाम है गर्व भंजन और भंजक। ठीक है, ये था। आगे देखते हैं कि महपति शाह की पत्नी धर्मपत्नी थी, वो महारानी कर्णावती थी। और कर्णावती के कार्यकाल में ही शाहजहां ने अपने सेनापति नवाजत खां को उत्तराखंड पर आक्रमण करने के लिए भेजा। और वो कहते हैं कि महारानी कर्णावती ने इनकी नाक काट दी थी, या कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इस प्रकार से हरा दिया था कि इनके जो नवाजत खां की जो सेना थी उनके नाक में दम कर लिया था, यानी बुरी तरीके से पराजित कर लिया था। ठीक है, आगे जाके क्या होता है कि इनका कर्णावती का और नाम क्या है, गोलकुंडा की दुर्गावती, ताराबाई, और देहरादून का जो करणपुर है वो भी महारानी कर्णावती ने बसाया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। श्रीदेव सुमन द्वारा गणदेश सेवा संघ की स्थापना कहाँ की? ऑप्शन 1 है दिल्ली में, ऑप्शन 2 है श्रीनगर में, ऑप्शन 3 है टिहरी, 4 देहरादून। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 दिल्ली में। इसका एक छोटा सा इतिहास है। 5-6 मई 1938 को श्रीनगर में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है और इसके अध्यक्ष किसने करना था? नरेंद्र देव ने करना था। लेकिन आचार्य नरेंद्र देव वहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाते हैं और उनकी जगह में प्रताप सिंह क्या करते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्या था इस अधिवेशन में? पंडित जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित जी इसमें शामिल होते हैं। किसमें? 1938 का श्रीनगर का कांग्रेस का विशेष अधिवेशन में। और सुमन ने पहली बार, श्रीदेव सुमन जी ने पहली बार यहाँ पे पृथक राज्य की मांग की थी। कहाँ करी थी? श्रीनगर में। लेकिन आगे जाके इस पे उन्हें लगता है कि कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब क्या करते हैं कि दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना करते हैं। दिल्ली में 1938 ईस्वी में गणदेश सेवा संघ की स्थापना करते हैं और जिसका मुख्य उद्देश्य पृथक राज्य की मांग करना था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसका मुख्य उद्देश्य पृथक राज्य की मांग करना था। ठीक है, बाद में क्या होता है कि गणदेश सेवा संघ का नाम बदलकर क्या रखा जाता है? हिमालय सेवा संघ रखा जाता है। गणदेश सेवा संघ का नाम क्या रखा जाता है? बाद में नाम परिवर्तन होकर हिमालय सेवा संघ रखा जाता है। तो ये था आपका, बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं कि क्यों, कैसे, किस लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, छोटा कैलाश किस पर्वत को कहा जाता है? नंबर 1 है हरदोल चोटी, पंचाचूली पर्वत, ओम पर्वत और नंदाकोट पर्वत। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका छोटा कैलाश ओम पर्वत को कहते हैं। ओम पर्वत को क्या कहते हैं? छोटा कैलाश। अब इनकी हाइट देखते हैं कि इनकी हाइट कितनी है। हरदोल चोटी की जो ऊंचाई है वो 71-51 मीटर है। 71-51 मीटर किसकी? हरदोल चोटी की है 71-51 मीटर। पंचाचूली की है 6904। नंदाकोट पर्वत की है 68
कितनी 68-61 नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई कितनी है 68-61। ये क्वेश्चन आया था, ये ऐसा मत समझना कि ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ। इन चोटियों की लंबाई आई थी, पंचाचूली की आई थी एग्जाम में, बिल्कुल पंचाचूली की पूछी थी, और एक बार तो 4-5 पर्वत आए थे और उनकी हाइट का मिलान करना था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये याद कर देना है कि हरदोल चोटी की ऊंचाई 71-51, पंचाचूली की 6904 और नंदाकोट की है 68-61 मीटर। ठीक है। अब ओम पर्वत के बारे में जानते हैं कि ओम पर्वत जो खोज की थी, कहते हैं कि बिपिन चंद्र पांडे जी ने की थी ओम पर्वत की खोज। और ओम पर्वत की जो ऊंचाई है 61-91 मीटर है। 61-91, एक बार फिर सुन लीजिए, 61-91 मीटर। एग्जाम में आएगा, ये 100% आएगा, पहले भी आ चुका है, फिर आएगा। जो कि किसके बीच में है, धौली गंगा और गौरी गंगा के मध्य है। ओम पर्वत किस किस के बीच है, धौली गंगा और गौरी गंगा के मध्य। कौन सा पर्वत है आपका, ओम पर्वत है। और नंदाकोट पर्वत है, चमोली और पिथौरागढ़ के सीमा बनाती है। नंदाकोट पर्वत कितनी है, इसकी ऊंचाई 68-61 मीटर है। एक बार फिर बोलेंगे, 68-61 मीटर नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई है और चमोली और पिथौरागढ़ की सीमा पे है। ओम पर्वत बिपिन चंद्र पांडे 61-91। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, असहयोग आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था। असहयोग आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था। ऑप्शन ए के कैंपवेल, डब्ल्यू फिनले, पी विडम, जेसी एक्टन। जेसी एक्टन, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पी विडम। अब देखते हैं कि ये कौन थे भाई। कैंपवेल किस समय थे, स्वदेशी आंदोलन के समय में, जो 1906 से 1914 के पास समय जो स्वदेशी आंदोलन होता है, वहाँ पे कैंपवेल कुमाऊं कमिश्नर थे। डब्ल्यू फिनले कहाँ कब थे, 23वें कमिश्नर, यानी अंतिम कमिश्नर कौन थे, ब्रिटिश के ब्रिटिशर्स, अंतिम ब्रिटिशर्स कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, डब्ल्यू फिनले, अंतिम थे ये। जेसी एक्टन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, कब था भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, जेसी एक्टन। एग्जाम में आएगा ही, अर्थात मैंने तो ऐसे किया, ऐसे याद कि भाई एक्टिंग करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की, मतलब भारत छोड़ने की केवल एक्टिंग करते हैं, तो एक्टन यहाँ से याद हो जाएगा। और फिनले यानी फाइनल, फाइनल कमिश्नर कौन था, फिनले, फाइनल फिनले था। कैंपवेल स्वदेशी आंदोलन, यानी कैंप करते हैं, स्वदेशी आंदोलन का कैंप करते हैं कोई, तो कैंपवेल। ठीक है, तो लास्ट फाइनल में फिनले, और एक्टिंग करता है भारत छोड़ो आंदोलन की। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 1939, 1959, 1969 और 1991। तो राइट आंसर हो जाएगा 1969, राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, गढ़वाल मंडल की स्थापना बोल रहे हैं। ठीक है, गढ़वाल मंडल की, गढ़वाल जिला कब बना था, कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, थारू जनजाति में महिलाओं को देने के महिलाओं को तलाक लिखना, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, महिलाओं को तलाक देने के अधिकार को क्या कहा जाता। जो महिलाएं भी तलाक दे सकती थी, और उसको क्या कहा जाता था। ऑप्शन है क्या, उरारी, चाला, तीन टिकड़ी, खाबर। तो राइट आंसर हो जाएगा उरारी। जब महिलाएं किसी पुरुष को तलाक देती थी तो उस प्रथा को कहा जाता था उरारी। बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आएगा 100%। अब है, देखते हैं कि चाला किसे कहते थे। विवाह के बाद स्थायी रूप से लड़के के घर आने को चाला कहते थे। जो विवाह, जैसे किसी लड़की की शादी होगी ना, तो पहली बार वो स्थायी रूप से आएगी, परमानेंट आएगी। ये थारुओं की विशेषता बता रहा हूँ मैं, याद रखें, मैं थारुओं की विशेषता बता रहा हूँ। तो चाला विवाह के बाद स्थायी रूप से लड़के के घर आने को कहते थे। जो खाबर थे, वनों में आखेटन को क्या कहते थे, खाबर। उस समय जो वन थे ना, वनों में जब जाते थे आखेटन करने के लिए, तो उसको क्या कहते थे, खाबर। अब है तीन ठिगड़ी, एक दूसरे की बहन की जगह दूसरे रिश्तेदारों की बेटी से शादी करना होता था। बहुत महत्वपूर्ण है। एक है अदला बदला ऐसी प्रथा थी एक, और एक है तीन ठिगड़ी प्रथा। इनमें छोटा सा महीन क्या है, अंतर है। तीन ठिगड़ी प्रथा में क्या होता था, माना दो लड़के हैं, एक ने किसी की बहन से शादी कर ली, तो दूसरे को उस लड़के की किसी न किसी रिश्तेदार की बेटी से शादी करनी होती थी, और उसे तीन ठिगड़ी प्रथा कहते थे। एक है अपना पराया। तो थारुओं में अपना पराया एक शादी की प्रथा है। उसमें क्या होता था कि किसी ने, दो लड़के हैं, उसने किसी की बहन से शादी कर ली, तो बदले में उसको भी उसकी बहन से शादी करनी होती थी। तो वो था अदला बदला प्रथा, अदला बदला
अदला बदला प्रथा, ठीक है, अदला बदला प्रथा थी। तो 3 टिकड़ी और अदला बदली प्रथा में जो अंतर है वो मैंने आपको बता दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में आएगा 100%। क्वेश्चन नंबर 9 है बाल सभा की स्थापना कब हुई। बाल सभा की स्थापना ऑप्शन है 1935 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में और 1930 ईस्वी में। तो राइट आंसर हो जाएगा बाल सभा की स्थापना 1935 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आज का अंतिम क्वेश्चन है पूर्णागिरि मंदिर कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है टनकपुर, धारचूला, द्वारहाट, नैनीताल। तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्णागिरि मंदिर कहाँ है, टनकपुर में है। टनकपुर कहाँ है, चंपावत, टनकपुर कहाँ है, चंपावत। और इस शारदा एक जो काली नदी है, काली नदी के किनारे ये टनकपुर बसा हुआ है। दोस्तों आज का पेपर प्रैक्टिस सेट यही था, यहीं पे समाप्त होता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको केवल 10 पेपर प्रैक्टिस 10 क्वेश्चन लाऊं, उससे कुछ और क्वेश्चन बनाऊं, उसका डिस्क्राइब करूं। ज़्यादा पेपर प्रैक्टिस लंबी वीडियो लंबी हो जाती है और रोज़ रोज़ बोरिंग सा भी हो जाता है। तो केवल 10 क्वेश्चन लाऊंगा मैं, प्रत्येक दिन लाऊंगा। आप लोग रोज़ मेरे साथ जुड़े, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहे ताकि मुझे उत्साह मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।